अच्छा, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल इस तरह से है कि हमें इसमें वेरिएबल तो एक ही दिया हुआ है, लेकिन दो अलग अलग डेटा दिए हुए हैं हमें। एक नो एजिंग और एक एजिंग नज़र आ रहा है हमें। तो सवाल ये है हमारे पास कि कोई पॉलीमर है और वो एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस पे जो है वो एजिंग इफेक्ट ना आए। एजिंग इफेक्ट की वजह से जो है जो भी मेटल होते हैं वो थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, उस पर रस्ट वगैरह आ जाता है या कोई और उसके अंदर फैक्टर मौजूद इम्पैक्ट कर देता है, कोई और फैक्टर, और जो है वो एजिंग की वजह से थोड़ा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाती है। तो सवाल में यही है कि इन्होंने क्या करा है कि 10 का सैंपल लिया, उस पॉलीमर का 10 का सैंपल लिया, एक पे एजिंग अप्लाई करी और एक पे जो है एजिंग अप्लाई नहीं करी, तो यानी कि 10 + 10 टोटल 20 सैंपल हो गया आपके पास। तो 10 सैंपल जो है वो नो एजिंग वाले हैं और 10 सैंपल जो है वो एजिंग वाले हैं। अच्छा, जो जो दोनों सैंपल थे उसमें क्या करा इन्होंने, फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करी कि नो एजिंग पे स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, तो स्ट्रेंथ इन्होंने निकाल के दिखा दी है। ये सारी नो एजिंग की स्ट्रेंथ आ गई आपके पास। तो ये 10 का सैंपल है, तो इसको n1 = 10 कह सकते हैं। और ये जो दूसरा सैंपल है इसमें भी n2 = 10 एलिमेंट है इसके अंदर। अच्छा, फिर जिस पे मेटल पे जो है वो एजिंग अप्लाई हुई हुई थी, तो उसको क्या करा उन्होंने, उसकी भी टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करी। फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करके हमें ये डेटा पकड़ा दिया कि अब आप जो है इसको जो है वो एनालाइज करें। तो सवाल हमें समझ में आ गया। हमने सबसे पहले सवाल में क्या करना है, डॉट प्लॉट बनाना है। तो डॉट प्लॉट में हमने जो है दोनों को अलग अलग जो है ना रिप्रेजेंट करना है। तो डॉट प्लॉट में हमने ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करेगा नो एजिंग को, और ज़ीरो जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एजिंग को। और फिर इनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लगाना शुरू कर दी कि ये आपके पास जो है वो 201 वैल्यू है, तो इसको हमने यहाँ पर रख दिया। 200 वैल्यू, 2 को यहाँ पर रख दिया, 3 को यहाँ पे रख दिया, 5 को यहाँ पे रख दिया। तो इस तरह हमने जो है ना ये वैल्यूज़ रखना शुरू कर दी। उनके इसी रेस्पेक्ट से रखना शुरू करिए कि एक्स वाली जो है वो रिप्रेजेंट करेगी नो एजिंग को और एजिंग वाली को रिप्रेजेंट करेगी ज़ीरो को। अब इस ग्राफ को देख के एक वाज़े तौर पे एक चीज़ समझ में आती है, जो ज़ीरो वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, ये यहाँ पे थोड़े से उल्टे हाथ की तरफ हैं, ये लेफ्ट साइड पर हैं थोड़े से, यानी कि थोड़ी सी कम वैल्यू शो कर रहे हैं ये। और ये जो एक्स वाले एलिमेंट्स हैं ना, वो थोड़े से राइट साइड पर हैं। ये स्ट्रेंथ को यानी कि ज़्यादा शो कर रहे हैं स्ट्रेंथ को, और जो ज़ीरो वाले हैं वो स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम शो कर रहे हैं। तो ये बात तो हमें वाज़े तौर पे ये डॉट प्लॉट देख के पता चल गई। अब हम सवाल आगे देखते हैं कि वो क्या सवाल कर रहा है आगे। तो इसका आंसर आप यही लिख लेगा कि ये टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है इस पर अफेक्ट कर रही है, और नो एजिंग जो है वो उसकी की स्ट्रेंथ ज़्यादा नज़र आ रही है हमें, और एजिंग की स्ट्रेंथ कम नज़र आ रही है। तो अब सी पार्ट जो है, सी पार्ट में सैंपल मीन पूछा हुआ है दोनों का। तो सबसे पहले नो एजिंग का सैंपल मीन निकाल लेते हैं और फिर एजिंग का निकाल लेते हैं। तो नो एजिंग का सैंपल मीन जो आ रहा है वो एक्स बार से डिनोट करेंगे, क्योंकि सैंपल है ये हमारे पास। तो एवरेज जो आ रहा है 22.10 आ रहा है हमारे पास, और इसी तरह मीडियन जो आ रहा है, मीडियन भी उसने मीडियन बाद में डी पार्ट में पूछा हुआ है इसने। तो मीडियन भी कैलकुलेट कर लिया हमने, जो तरीका था वो 1.1 में जो सिखाया था उसी तरह से मीडियन भी निकाल लेंगे। तो सिर्फ नो एजिंग का मीडियन है ये, वो 22 1.5 आ गया हमारे पास मीडियन। अच्छा, इसी तरह एजिंग के लिए भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अब अगर हम लोग मीन को कंपेयर करें, इन दोनों मीन को अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो मुझे जो नो एजिंग वाला मीन है ना वो ज़्यादा नज़र आ रहा है, 222.10 है। और जो एजिंग अप्लाई हुई है ना, तो एजिंग अप्लाई होने की वजह से मीन जो है वो ड्रॉप हो गया है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्रॉप हो गई है एजिंग की वजह से। अच्छा, ये तो हो गया आपस में दो वैल्यूज़ का डेटा। अब मीन का मीडियन से कंपेयर कराएंगे ना, तो इसको इससे ही कंपेयर कराएंगे, सेम डेटा का सेम डेटा के साथ ही मीन और मीडियन कंपेयर कराया जाता है। तो पहले वाले में अगर हम मीन और मीडियन देखें, कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा। तो डिफरेंस जो आ रहा है वो तकरीबन 1.4 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये वैल्यूज़ खुद इतनी हंड्रेड्स में चल रही हैं कि उसकी परसेंटेज निकालेंगे ना, 5% से कम ही आएगा। अच्छा, नेक्स्ट में अगर अब हम देखते हैं तो वो
उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा है मुझे, 0.1 का ही डिफरेंस नज़र आ रहा है एजिंग में। तो बस यहाँ से हम ये बात वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि एजिंग की वजह से जो है ना हमारा ये ड्रॉप हो गया है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्रॉप हो गई है। तो डी पार्ट का आप आंसर इस तरह से लिखेंगे कि जब आप नो एजिंग को देखते हैं तो कोई मीन में और मीडियन में डिफरेंस नहीं आता। तो द मीन एंड मीडियन ऑफ नो एजिंग डेटा आर सेम। तो ये जो नो एजिंग का डेटा है इसमें मीन और मीडियन सेम है, तो इसका मतलब है कि आउटलायर से कोई चांसेस नहीं है इसके अंदर। अच्छा, इसी तरह जो है वो आपके पास एजिंग का जो डेटा है उसके अंदर भी आपको जो है मीन और मीडियन सेम नज़र आ रहा है। तो इसका भी यही मतलब है कि आउटलायर नहीं है इसके अंदर। तो दोनों डेटा के अंदर अलग अलग कोई आउटलायर नहीं है। लेकिन एक बात नोट करने वाली ये है कि जब भी आपके पास यहाँ पे एजिंग अप्लाई हुई है तो एजिंग अप्लाई होने से जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना वो कम हो गई है। यहाँ से यहाँ पर जब आप आ रहे हैं तो मीन में टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो कम हो गई है। तो फिर आगे इसको स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ भी हम लोग इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम यही नोटिस कर सकते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो कम हो गई है। तो इधर मैंने फिर ये लिख दिया कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो गई है। अच्छा, इस वाले सवाल में आप लोगों को जो है 20 मेल्स लिए हैं 30 से 40 के दरमियान। अब उनको जो है डाइट हेल्थ प्लान दिया उनको। तो हेल्थ प्लान जो है वो कंट्रोल ग्रुप में दिया हुआ है और ट्रीटमेंट ग्रुप में दिया हुआ है। उसके बाद उनका 6 महीने बाद कोलेस्ट्रॉल चेक करा है। तो कंट्रोल ग्रुप का ये क्या कोलेस्ट्रॉल आ गया आपके पास, और इसी तरह ट्रीटमेंट का ये कोलेस्ट्रॉल आ गया। तो ये आपके पास सवाल है कि कोलेस्ट्रॉल इनका दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है, एक कंट्रोल ग्रुप का डेटा और एक ट्रीटमेंट ग्रुप का डेटा है। अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहला सवाल तो ये डॉट प्लॉट बनाना है इसका। तो डॉट प्लॉट बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपने जो है दोनों को अलग अलग असाइन करना है। तो एक्स जो हमने कंट्रोल को असाइन कर दिया और ज़ीरो जो है ट्रीटमेंट को असाइन कर दिया, और फिर एक मिनिमम से मैक्सिमम तक एक रियल नंबर की लाइन खींची और उस पर ये डॉट, ये क्रॉस और ये जो है ज़ीरो हम साइन लगाते गए। तो ये मेरे पास डेटा तैयार हो गया। अब इस डेटा को डायरेक्टली हम एनालाइज करें, वैसे आगे सवाल में भी वो बोलेगा करने के लिए। तो हमें नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर डेटा जो है वो यहाँ पे मौजूद है, 0 से 10 के दरमियान मौजूद है। बाकी ये मुझे लग रहा है कि ये आउटलायर है, ये बहुत ज़्यादा दूर गया हुआ है। तो अभी पहले पार्ट में जो है डॉट प्लॉट प्लॉट करना था। उसके बाद जो है सेकंड पार्ट में हमसे जो है मीन पूछा हुआ है, मीडियन पूछा हुआ है और 10% ट्रिम मीन पूछा हुआ है। तो ये कैलकुलेट तो हमको करना आता है, तो डायरेक्ट मैं इसके आंसर लिख रहा हूँ। तो अलग अलग करना है, कंट्रोल ग्रुप का अलग मीन निकालना है, ट्रीटमेंट का अलग मीन निकालना है। तो सिंपल मीन सैंपल मीन मैंने निकाला दोनों का। तो सैंपल मीन में मुझे थोड़ा सा फ़र्क नज़र आया कि ट्रीटमेंट ग्रुप जो है उसमें एवरेज जो है वो ज़्यादा आ रहा है, 7.6 आ रहा है। तो 2 जो है वो यूनिट जो है वो ज़्यादा है। अच्छा, इसके बाद मीडियन भी हमने इसी तरह निकाल दिया जिस तरह हम निकालते हैं। तो मीडियन को अगर आपस में कंपेयर करा जाए कि ये 5.6 है, ये 5 है, तो 0.6 का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह इसमें ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, ये 7.6 है और ये 4.5 है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। मीन जो है और मीन और मीडियन जो है वो आपस में आसपास होने चाहिए, वरना अगर बिल्कुल करीब करीब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कोई आउटलायर मौजूद है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है इंडिकेशन कि ये आउटलायर कोई मौजूद है। अच्छा, उसके बाद आखिरी सवाल ये है कि इसमें बी पार्ट में कि आप ट्रिम मीन निकाल लें 10%। ट्रिम मीन भी हमने निकालना सीखा हुआ है, तो इसका डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया। ट्रिम मीन करता ही है कि आउटलायर को जो है ना हटाता है, ये बात हमने पहले भी देखी हुई है। तो अगर इसके अंदर मौजूद है, पहले वाले के अंदर कोई आउटलायर मौजूद है, तो ट्रिम मीन ने उसको हटा दिया और अब ट्रिम मीन आंसर दे रहा है 5.13। तो अब इसको मीडियन से कंपेयर कराएंगे ना तो ये एग्जैक्टली मीडियन के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये ऊपर वाले में भी आउटलायर मौजूद था कोई, जब ये ट्रिम मीन की वैल्यू जो है डिक्रीज हुई है। अब नीचे अगर देखें हम लोग तो मीडियन 4.5 आ रहा है और ट्रिम मीन इसका देखें तो 5.6 आ रहा है। तो एकदम से ये ड्रॉप हुआ है। ये आपके पास मीन पहले 7.6 था, तो ट्रिम करके दिया देखा हमने तो 5.6 हो गया, यानी कि मीन आपके पास ड्रॉप हुआ है ट्रिम मीन की वजह से।
तो इसका मतलब है इसके अंदर भी कोई बिग वैल्यू थी आउटलायर, क्योंकि ये वाला आपके पास सैंपल मीन ज़्यादा है ना, जब भी ये ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है डेटा के अंदर कोई आउटलायर मौजूद है और वो बहुत बड़ी अमाउंट में है, वो मैक्सिमम आउटलायर मौजूद है, मिनिमम वाला नहीं मौजूद। अगर मिनिमम मौजूद होता तो ये 7.6 के बजाय ये इस तरह से आ रहा होता, 3.5 आ रहा होता, ये इससे कम आ रहा होता, मीडियन से कम आ रहा होता। तो ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट सवाल में वो यही बात पूछ रहे हैं कि ये डिफरेंस इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है ट्रिम मीन में मीडियन में। तो ये सारी बातें तो मैंने समझा दी, तो इसका आप एक सिंपल सा आंसर ये लिख सकते हैं, एक समरी भी मैंने लिख दी। तो सी पार्ट का ये आंसर होगा, ये जो सी पार्ट है, द सैम्पल मीन एंड ट्रिम मीन ऑफ ट्रीटमेंट ग्रुप में ख़ास तौर पे मैंने ये नोटिस किया है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये 2 का डिफरेंस आ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि एक आउटलायर मौजूद है इसके अंदर, या 2 आउटलायर मौजूद हैं, लेकिन और वो मैक्सिमम की तरफ मौजूद है। तो इस डेटा को अगर आप देखें ना, तो इसके अंदर ये 37 मौजूद है, ये एवरेज से बहुत दूर जा रही है, ये बिल्कुल ही आउटलायर मौजूद है। अच्छा, विच इज़ सिग्निफिकेंट, मतलब कि ये आपने नोट करने वाली बात है कि ये आउटलायर मौजूद हो सकता है इसके अंदर। हाउ एवर द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड ट्रिम मीन, अच्छा जब जैसे ही ट्रिम करते हैं ना आप, तो फिर वो सही हो जाता है मीन, तो उसका डिफरेंस नहीं आ रहा, 0.5 आ रहा है। अगर हम इसको कंपेयर करें, इसको और इसको कंपेयर करें, तो वो कम आ रहा है। अच्छा, विच इज़ नॉट वेरी लार्ज, और this suggests that there is an unusual data point in the treatment group that has a maximum value। अब मैंने मैक्सिमम वैल्यू बता दिया, अगर आप नहीं भी लिखें तो भी आप जो है वो 37 लिख देगा कि ये आउटलायर मौजूद है। तो 37 मैक्सिमम किस तरह से पता चला हमें, क्योंकि ये पहले आपके पास ग्रेटर आ रहा था। अच्छा, इस सवाल में हमें जो है सिलिकॉन रबर दिया हुआ है और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। तो 12 स्पेसिमेन लिए हुए हैं, हर एक यानी कि टोटल जो है 24 लिए हुए हैं। तो 12 में ब्रेक कर दिया उसको, 20 डिग्री सेंटीग्रेड किया, दिया आपको 12 ने। ये जो n इज इक्वल्स टू 12 है, इनको 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, और इसी तरह n इज इक्वल्स टू 12 है, इनको भी 45 डिग्री सेंटीग्रेड दिया। और फिर इनके जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करी, तो ये हमारे पास डेटा मौजूद आ गया हमारे पास। तो अब इस डेटा को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, यानी कि हम टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं और टेम्परेचर का इफेक्ट फाइंड आउट करेंगे कि क्या इफेक्ट निकल सकता है। अच्छा, अब डॉट प्लॉट सबसे पहले फाइंड आउट करना है, तो डॉट प्लॉट बन गया ही। आपने इसको इसको जो आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जितने भी, तो उसको आपने जो है वो एक्स कह दिया, और इसको ज़ीरो कह दिया 45 डिग्री सेंटीग्रेड वाले को। अब आगे जाके सवाल में हम इसको डिस्कस करेंगे, प्लॉट को डिस्कस करेंगे। तो अभी इसको डिस्कस नहीं करते, बस हमने ये प्लॉट देख लिया, आगे डिस्कस करते हैं। बी पार्ट में वो बोल रहा है कि आप जो है वो मीन निकाल लें, सैम्पल मीन निकाल लें। सैम्पल मीन निकाल लेते हैं हम दोनों का अलग अलग। एक का मीन आ रहा है 2.12 और दूसरे वाले का मीन आ रहा है आपके पास 2.24। मीडियन नहीं बोला हुआ उसने निकालने के लिए, लेकिन मैं फिर भी निकाल के दिखा रहा हूँ। मीडियन आपको इसलिए निकाल के दिखा रहा हूँ कि आप अगर मीडियन देखें, मीन और मीडियन में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, इसका मतलब है इस डेटा के अंदर आउटलायर मौजूद नहीं है। इस मीन और मीडियन में भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा, इसमें भी आउटलायर मौजूद नहीं है नीचे वाले डेटा में। तो डेटा थोड़ा रिलायबल है, ये आउटलायर मौजूद नहीं है। बहरहाल मीन का इसमें काम पूछा हुआ नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वो कोई फ़र्क, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मीडियन कैलकुलेट करने से। ठीक है, इसके अंदर आउटलायर मौजूद नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल में पूछ रहा है वो, डज इट अपेयर हैज़ इफ क्यूरिंग टेम्परेचर हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो अगर आप देखें, अच्छा वो बोल रहा है कि प्लॉट से देख के बताएं, प्लॉट से कंफर्म करें। लेकिन अगर मैं प्लॉट से नहीं देखता, तो मैं देखता हूँ कि पहले वाले 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे मीन जो आ रहा था मेरे पास 2.12 आ रहा था, और फिर दूसरे वाले पे जो मीन आ रहा था मेरे पास वो आ रहा था 2.24। तो इसको अगर आप देखें, तो टेम्परेचर चेंज करने से बिल्कुल भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और इसकी परसेंटेज भी मैंने निकाली थी,
कि इसके डिफरेंस की परसेंटेज अगर मैं इससे रख के निकालूं तो मेरे पास 5% से भी कम आ रहा था। यानी कि अगर आप खाली डायरेक्टली मीन को देख रहे हैं ना, तो मीन से ये पता चल रहा है कि जो है ये टेम्परेचर चेंज करने से जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसने मीन से कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला आपको, आपने एनालाइज करना है प्लॉट से। अब प्लॉट से एनालाइज करते हैं हम लोग। तो ये जो जीरो वाले थे ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड वाले थे। अब प्लॉट में वाजे तौर पे नज़र आ रहा है कि ये जो जीरो वाले हैं ना, इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, और वो मीन के अंदर नहीं नज़र आ रही थी। और इसी तरह एक्स वाले देखें जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड थे, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, मिनिमम वैल्यू की तरफ थोड़ा सा है वो सारे के सारे। तो प्लॉट तो यही बता रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ रही है, लेकिन वो मीन में क्यों शो नहीं हो रही। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट ये आता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, या वेरिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, वेरिएंस का कॉन्सेप्ट आता है कि डेटा के अंदर वेरिएंस बहुत ज़्यादा है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। आप देखें कि ये जो आपके पास कुछ 45 डिग्री सेंटीग्रेड की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत मिनिमम है, जो इन मैक्सिमम वैल्यूज़ को एडजस्ट करके वापस सेम मीन पॉइंट पे लेके आ रही है। तो वेरिएशन की वजह से जो है ना कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा, मीन में कोई चेंज नहीं नज़र आ रहा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो हम इसका आंसर ही लिखते हैं। प्लॉट से तो खैर हम लोग ये लिख देते हैं कि द प्लॉट सजेस्ट दैट हायर टेम्परेचर रिजल्ट्स मोर इंस्टेंस ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जो हायर टेम्परेचर है ना 45 डिग्री वाला, ये तो हमें शो हो गया कि ये हमें ग्रेटर वैल्यूज़ दे रहा है टेंसाइल स्ट्रेंथ की। लेकिन कुछ केसेस हमने देखे कि वो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी है, मतलब लो इस तरह से कि जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी वही उनकी दोबारा से वही आ रही है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी थी। बहुत ज़्यादा वो लो नहीं हो रही, 20 से भी लो नहीं हो रही डिग्री सेंटीग्रेड से। अच्छा, टोटल एविडेंस अगर देखें हम लोग तो हमें लग रहा है ऐसा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है उस पर कुछ ना कुछ असर पड़ा है टेम्परेचर की वजह से। प्लॉट देख के तो हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ असर पड़ा है, क्योंकि एक्स वाले सारे उल्टा हाथ पर हैं और 0 0 0 वाले जो है वो सारे सीधे हाथ की तरफ आए हैं, थोड़े से सीधे हाथ की तरफ आए हैं, लेकिन मूव तो करा है ना उन्होंने सीधे हाथ की तरफ। इसका मतलब है फ़र्क तो पड़ रहा है इससे। लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में असल में वो यही पूछना चाह रहा है कि भाई मीन में फ़र्क क्यों नहीं नज़र आया। तो ये आपने बताना है, डज एनीथिंग एल्स अपेयर टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंक्रीज इन क्यूरिंग टेम्परेचर। तो आपने ये बताना है कि वेरिएशन जो है ना साथ साथ वो बढ़ गई है। तो इसका आंसर आपने ये लिखना है, देयर अपेयर टू बी एन इंक्रीज इन वेरिएबिलिटी ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ एज द क्योर टेम्परेचर इज राइज्ड। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेरिएबिलिटी बढ़ेगी। अच्छा, वेरिएबिलिटी क्या है कि आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम में कितना डिफरेंस आ रहा है, एवरेज से कितना दूर दूर गई हैं वैल्यूज, ये वेरिएबिलिटी है। तो अब आप देखें एक्स वाले जो है ना, ये समझ लें कि ये स्टार्ट हो रहा है 1.9697 या 2 से स्टार्ट हो रही है, और ये सारे के सारे ख़त्म हो रहे हैं 2.20 पे ख़त्म हो रहे हैं। जबकि आप ज़ीरो वाले देखें वो कितना उसका लंबा इंटरवल है, वो स्टार्ट हो रहा है 1.95 से स्टार्ट हो रहा है, वो 2.55 तक जा रहा है। तो ये जो ज़ीरो वाले हैं ना, इनकी वेरिएशन बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, और ये जो एक्स वाले हैं इनके अंदर वेरिएशन कम है। तो वेरिएबिलिटी जो है ना वो इंक्रीज़ हुई है, जब ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो वेरिएबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है।